नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल और ये हमारी खास पेशकश रखवाले और हमारे हमेशा के मेहमान शिव अरूर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका। शिव और मैं और रखवाले की पूरी टीम, सारे एडिटर्स, सारे प्रोड्यूसर्स और हम सब आपको नौसेना दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। शिव, हमने बधाई के साथ शुरुआत की है, लेकिन जो हमारी पहली स्टोरी है वो नौसेना से ही जुड़ी एक बुरी खबर से है। 26 नवंबर को नौसेना का एक ट्रेनर विमान मिग-29 के आईएनएस विक्रमादित्य से टेक ऑफ करता है। शाम को 5 बजे वो डिच करता है, दोनों पायलट्स इजेक्ट करते हैं प्लेन से। एक पायलट हमको मिलते हैं और दूसरे पायलट कमांडर निशांत सिंह, उनका अभी तक कोई पता नहीं चलता है। आपकी क्या जानकारी है, हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे पहले ये कि 26 नवंबर के बारे में हम कितनी जानकारी अभी हमारे पास में है, क्या हुआ था उस दिन आईएनएस विक्रमादित्य पे। निखिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत दुखद घटना थी और अभी भी वो जो खोज है और वो रैकेज और पायलट को वो जो मिशन है वो अभी भी जारी है अरेबियन सी में। 70 किलोमीटर्स गोवा से 70 किलोमीटर्स समुद्र में ये घटना हुआ था। अभी तक ये हम कंफर्म्ड लेवल से बोल सकते हैं निखिल कि वो मिग-29 के जो फाइटर जेट है उसका रैकेज वो लोकेट हो गया है। वो तकरीबन 200 मीटर की गहराई में अभी पड़ा है समुद्र में। उसको लोकेट कर चुके हैं। कुछ डाइविंग एक्सपीडिशंस भी गए हैं अंदर एयरक्राफ्ट तक और उसका इंस्पेक्शन हो गया है। क्या वो एयरक्राफ्ट सैल्वेज होगा, उसको ऊपर लाया जाएगा, वो अभी तक एक डिसीजन नहीं लिया गया है अभी तक निखिल। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स वगैरह जो इक्विपमेंट है एयरक्राफ्ट में वो सब कुछ लोकेट हो गया है। कमांडर निशांत सिंह अभी भी लापता है। जैसे आपको पता है कि बहुत दिन हो गए हैं इस घटना के बाद और उनका कोई पता नहीं है। कमांडर निशांत का इक्विपमेंट या इजेक्शन सीट कुछ भी नहीं है। हमको ये डेफिनेटली पता है कि वो इजेक्ट कर चुके थे एयरक्राफ्ट से और जो पहले पायलट थे, जो ट्रेनी पायलट थे निखिल, जो सेफली रिकवर हुए थे, उनका भी हालत काफ़ी ख़राब है। वो अभी ट्रीटमेंट के अंदर हैं हॉस्पिटल में गोवा में। लेकिन कमांडर निशांत अभी भी लापता हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं निखिल, लेकिन हमें ये डेफिनेटली पता है कि ये एक काफ़ी लो लेवल इजेक्शन था। शायद 50 से 100 फीट की ऊंचाई से शायद दोनों पायलट ने इजेक्ट की थी। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इजेक्शन कहाँ पे हुआ था, लेकिन एयरक्राफ्ट का रैकेज जो है जब इंस्पेक्शन किया था दोनों इजेक्शन सीट नहीं है एयरक्राफ्ट में, तो इसका कंफर्मेशन है कि दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किए थे। तो अभी जो है एयर से, शिप से, मेरे ख्याल से सबमरीन से और कुछ अंडर वाटर व्हीकल्स और सैटेलाइट इमेजरी और इक्विपमेंट और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है इस सर्च ऑपरेशन में। और जैसे आपको पता है निखिल, एक प्रोटोकॉल है इसमें जहाँ पे यू नेवर लीव द मैन बिहाइंड। जो रिसोर्सेज हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ इस्तेमाल होगा कमांडर निशांत की खोज में। आई एम श्योर शिव की नेवी हर वो काम कर रही होगी जो उसके एसएआर पोर्टफोलियो में जो कुछ वो कर सकते हैं वो बिल्कुल कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ जिसको हम दर्शकों से आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं दर्शक जाने, जब ये घटना होती है 26 नवंबर और नौसेना को पहला बयान देने में पूरा एक दिन लग जाता है, जब सोशल मीडिया पे लगभग ये बात हर तरह से कंफर्म हो जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, एक फाइटर जेट आपका डिच कर गया है। इस डिले की क्या वजह आप समझते हैं? क्या अभी अभी जो हाई प्रोफाइल एक्सरसाइजेस हमने की हैं, बहुत अच्छी वजह से नौसेना ने खबरें बनाई हैं, क्या वो एक हैंगओवर था कि वो तुरंत किसी बुरी घटना को एडमिट नहीं करना चाहते थे? बहुत कुछ हो सकता है निखिल। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ कि ये एक बिल्कुल ठीक बात नहीं थी। जब एक घटना होती है तो कम्युनिकेट करना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल, ट्राइड सेट प्रोटोकॉल है मिलिट्री में। और ये पायलट थे नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी एसेट था जो खो गया था। लेकिन इंडियन नेवी ने जो एक दिन के बाद बयान किया था इस दुर्घटना के बारे में, ये काफ़ी अजीब है, क्योंकि यूजुअली निखिल
इंडियन नेवी बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सीडेंट्स के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए वो कभी वेट नहीं करते हैं। ऑलवेज ड्यूरिंग अ क्रैश और एन एक्सीडेंट वो कम्युनिकेट करते हैं। आपको याद होगा कि ये 26 नवंबर को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेशन भी हो रहा था, और जैसे आपने बताया कि मालाबार एक्सरसाइज उसी टाइम पे उसी कुछ दिन पहले कंक्लूड हो गया था। तो शायद कुछ कंसिडरेशंस थे एस्टैब्लिशमेंट में कि एक दिन के बाद हम कम्युनिकेट करेंगे। हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ये थे वजह। कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जो हम अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर फैमिली को कम्युनिकेट करना या ऐसा कुछ शायद भी हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं निखिल, लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक दिन के बाद एक एक्सीडेंट के बारे में बयान करना इज़ नॉट गुड प्रोटोकॉल, इट्स नॉट गुड फॉर्म। शिव, कैरियर फ्लाइंग सबसे रिस्की काम में माना जाता है जो नेवी में होते हैं पूरी दुनिया में। हमें समझना चाहते हैं कि नेवल फ्लाइंग के क्या वो खतरे होते हैं, कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जब एक पायलट डिच करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या कुछ सिनारियोज हम अपने व्यूअर को बता सकते हैं? बिल्कुल। देखो निखिल, उन जो इमरजेंसी सिनारियोज जो हैं वो तो रहने ही दो। नेवल एविएशन जो है, समुद्र के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स उड़ाना, ये ऑलरेडी एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही रिस्की चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई प्लान भी नहीं होता है। अगर आप का कोई इमरजेंसी होता है तो आपको डिच करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी लैंड कर सकते हो रोड पे या ग्राउंड पे, कोई फ्लैट लैंड पे, कोई नज़दीक वाला एयरफील्ड अगर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ही दिन पहले मैं एक वेटरन नेवल एविएटर से बात कर रहा था निखिल, और उनका कहना था कि नेवल एविएटर्स जो हैं उनका ट्रेनिंग ऐसा है कि जब वो विमान में बैठते हैं और मिशन पे चलते हैं, उनका दिमाग में ऑलरेडी एक एक्सेप्टेंस है कि ये मेरा लास्ट फ्लाइट हो सकता है। क्योंकि नेवल एविएशन, ऑल एविएशन इज रिस्की निखिल। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स का एविएशन लेस रिस्की है, लेकिन नेवल एविएशन में एक एडिशनल एक डिमेंशन है कि आप समुद्र पे हो, और जब आप लौटते हो जहाज़ पर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर, आपका लैंडिंग का जो एरिया है इतना छोटा है। आप ऑल वेदर नाइट और डे उसी जहाज़ पे लैंड करोगे। आपके पास बहुत लिमिटेड फ्यूल है, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्राई करते रहो और जब ठीक है तो आप लैंड करो। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत कम टाइम है, फ्यूल भी कम है। आपके पास एक डाइवर्ट फ्यूल का एक रिजर्व अमाउंट आप रखते हो। पायलट्स एयरक्राफ्ट में, नेवल एविएटर्स जो हैं वो रखते हैं। इसका मतलब है कि उस लेवल पे, उस फ्यूल लेवल पे पहुंच के आपका मिशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उस फ्यूल का इस्तेमाल होगा लैंड करने में, और क्योंकि आप वो टेक इनटू अकाउंट करता है कि आपको 3 या 4 बार का अटेम्प्ट करना होगा लैंड करने में। तो ऐसे ये नॉर्मल नेवल एविएशन है निखिल। ये समझ लो कि अगर कुछ इमरजेंसी ना हो, इतना मुश्किल ऑलरेडी है नेवल एविएशन। इसके ऊपर अगर आप लगाओगे कि विमान में कुछ हो गया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया या इंजन फ्लेम आउट हो गया, और जैसे आपको पता है मोस्ट नेवल फाइटर्स वो ट्विन इंजन फाइटर्स होते हैं। मॉडर्न फाइटर्स F-35 वगैरह वो तो सिंगल इंजन फाइटर्स है, लेकिन मोस्टली नेवल फाइटर्स ट्विन इंजन होते हैं। MiG-29K भी एक ट्विन इंजन फाइटर है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था अभी बहुत मुश्किल है बोलना निखिल कि एग्जैक्टली इस घटना में क्या हुआ था। हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। इट कुड हैव बीन टेक्निकल फॉल्ट, कुछ सम फेलियर इन सम अदर सब सिस्टम, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये हमको डेफिनेटली पता है कि वो इमरजेंसी जो था वो इतना गंभीर था कि 2 क्वालिफाइड पायलट्स जो हैं उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम डिच करेंगे, हम वापस नहीं जा सकते। और डिच मतलब
ये जो क्वालिफाइड पायलट्स हैं निखिल, उनके पास वो रिजर्व फ्यूल जरूर होगा फ्यूल टैंक में। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास फ्यूल नहीं है और वो वापस जहाज तक नहीं जा सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा इमरजेंसी था। शायद कंट्रोल लॉस था, पावर लॉस था, लेकिन जो भी है वो वापस नहीं जा सकते और एक इमरजेंसी डिसीजन लिया गया था कि हम डिच करेंगे और हम इजेक्ट करेंगे। वेटरन्स जो हैं वो काफ़ी बोलते हैं कि पायलट्स ये डिसीजन नहीं लेते हैं, उनको ऑलरेडी मेंटली वो ट्रेन है कि मैं कुछ देर और उड़ाता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ, थोड़ा पुश करता हूँ जहाज़ को, ताकि मैं आई ट्राई एंड गेट इट बैक टू द शिप। वो क्योंकि इजेक्शन एक बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट डिसीजन है निखिल। लेकिन ये दो पायलट्स जो है उनका डिसीजन था कि हम इजेक्ट करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कुछ बड़ी इमरजेंसी था और वो क्लियर आएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी में। शिव, तीनों सर्विसेज से करती हैं, लेकिन नेवी में खास तौर पे सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। कैरियर फ्लाइंग, जब कैरियर से जेट्स उड़ते हैं, जो आपका SAR एसेट्स हैं आपके वैसे ही एयरबोर्न होते हैं। प्लस नेवी बाय नेचर एक ऐसी फोर्स है जिसको एक बहुत बड़े एरिया पे किसी छोटी चीज को लोकेट करने में उनकी एक्सपर्टीज है। इसलिए जब हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे कुछ होता है तो वहां पे नेवी के लोग बुलाए जाते हैं कि हमको यहाँ आपसे ये चीजें दिखवानी है। इन दो चीजों के, इन दो तथ्यों के आलोक में कैसे आप देखते हैं कि हमें जो रैकेज है उसे ही ढूंढने में 3 दिन लग गए? ये एक ऑनगोइंग डिबेट है निखिल कि आपके पास आधुनिक विमान है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये विमान पर लोकेटर, इमरजेंसी लोकेटर बीकन था, पायलट के जो मे वेस्ट जो है, मे वेस्ट जो एक कंपोनेंट है उनके, अगर आप इंडियन नेवी के फ्लाइट सूट देखोगे, मे वेस्ट होता है जिसमें एक फ्लोटेशन डिवाइस है और उसके अंदर एक पर्सनल लोकेटर ट्रांसमीटर भी है। तो विमान पे है और पायलट का फ्लाइट सूट पे भी है एक ये इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। लेकिन वो अगर पानी के अंदर जाएगा तो वो उसका सिग्नलिंग नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस सिचुएशंस में हो सकते थे। लेकिन आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है निखिल, क्योंकि इंडियन नेवी के पहले भी कुछ घटना हुए हैं 1980s या 90s में। मुझे ठीक से याद नहीं है, बट एक सी हैरियर का एक्सीडेंट था एट सी और अभी तक वो पायलट मिला नहीं है। वो एक लेफ्टिनेंट थे और अभी तक जहाज और पायलट दोनों अभी भी लापता हैं। तो आपको ये तो बिल्कुल सही है कि समुद्र एक बहुत बड़ा एरिया है। लोगों को शायद लगेगा कि अरे आपको पता है कि जहाज क्रैश कहाँ हुआ था, और तो इसलिए आसान होगा कि वहाँ जाके आप ढूंढ लो। लेकिन लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि समुद्र जो है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। पानी बहुत डायनामिक हिलता रहता है और सरफेस पे भी नहीं, नीचे जो करंट्स हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ निखिल, वो ये है कि जो रैकेज जो है, रैकेज भी जब वो सिंक करता है और पानी के अंदर जाता है, और ये जो रैकेज था MiG-29K का जो 200 मीटर अंदर जाके बैठ गया है सी बेड पे, वहाँ पे भी जो टर्ब्यूलेंस है सॉइल का, सेडिमेंट का, मिट्टी का, पानी का जो है, उसको मूव कर सकता है, हाइड कर सकता है, वो पूरा कवर हो सकता है, ऑलमोस्ट सॉफ्ट सॉइल। और वो मेरे हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि 1-2 दिन में 2-3 किलोमीटर भी जा सकता है दूर उस लोकेशन से, करंट्स के वजह से, ज्यादा मुश्किल, सिर्फ करंट से के वजह से। तो इसलिए कोई नहीं बोल सकता है कि अरे वहीं पे आपको वो इमरजेंसी मैसेज मिल गया होगा पायलट से तो उसी लोकेशन पे होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके पास एक लोकेशन है, उसके बाद एक रेडियस आप ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप डिप्लॉय करोगे आपके रिसोर्सेज। तो बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल उठनी चाहिए कि इतना मॉडर्न इक्विपमेंट से इतनी देर क्यों लगी रैकेज लोकेशन करने में। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है निखिल, ये मैं बोल सकता हूँ।
शिव, हम कमांडर निशांत सिंह के एक्सीडेंट से जुड़ा एक और सवाल आखिरी पूछना चाहते हैं, उसके बाद में 29 केस के जो सेफ्टी इश्यूज हैं हम उस पर चल देंगे। हम ये समझना चाहते हैं, इजेक्शन सीक्वेंस को लेकर के लोगों के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, खासकर जो हिंदी के दर्शक हैं वो ये नहीं समझते हैं कि इजेक्शन होता क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप प्लेन से बाहर आते हो, एक पैराशूट है, वो गुब्बारे जैसा उनको दिखता है और वो आपको सेफली ज़मीन पे ले आता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है। क्या आप एक बार बताएंगे कि 29 केस में या फिर मॉडर्न फाइटर्स में इजेक्शन सीक्वेंस कैसी होती है? जी बिल्कुल निखिल, इजेक्शन सीट तो एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है फाइटर एयरक्राफ्ट में, और मिग 29K में भी है। ज़्वेज़दा बोलते हैं, ज़्वेज़दा आई थिंक K36 जो है ये है मिग 29K का जो इजेक्शन सीट। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द नेम, बट ज़्वेज़दा इज़ द इजेक्शन सीट। इजेक्शन सीट बेसिकली एक डिटैचेबल पायलट का सीट है जो एक सेफ्टी डिवाइस है। जब ऐसे कुछ घटना होता है मिड एयर में, तो अगर पायलट्स को खुद को बचाना है तो वो इजेक्ट कर सकते हैं कॉकपिट से। एक तो एयरक्राफ्ट बहुत स्पीड से चल रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो जहाज़ में जो इजेक्शन सीट है वो रॉकेट पावर्ड है। इसका मतलब है जब पायलट जो रॉकेट लगा हुआ है, बिल्कुल, पायलट जो कॉकपिट में बैठा है उनके पास एक इजेक्शन हैंडल है। जब वो इजेक्शन हैंडल को पुल करते हैं, बहुत हार्ड पुल करते हैं, तो एक रॉकेट मैकेनिज्म फायर होता है। पहले एक एक्सप्लोसिव चार्ज जो है वो कैनोपी को ब्लास्ट ऑफ वाला जो कवर आपको दिखता है, कांच का कवर जो है, विंडशील्ड जो है एयरक्राफ्ट का, वो बिल्कुल ब्लो ऑफ हो जाता है क्योंकि वो उनके सर के ऊपर है। उसके बाद कुछ रॉकेट्स फायर करते हैं ताकि पायलट को बिल्कुल एयरक्राफ्ट से क्लियर उनको पहुंच जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्लो उनका इजेक्शन अगर थोड़ा सा स्लो है तो एयरक्राफ्ट का जो टेल है उनको लग सकता है, और वो तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है फिर, क्योंकि उसके स्पीड में। तो इसलिए ये रॉकेट का जो मैकेनिज्म है उनको बाहर कर देता है। उसके बाद जो सीट है वो सीट डिटैच हो जाता है, गिर जाता है, और पायलट का पैराशूट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है। तो पायलट को कुछ नहीं करना है, इस पूरी सीक्वेंस में पायलट को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो बहुत एक्सप्लोसिव जो इजेक्शन है वो इट इज़ वेरी सीरियसली पेनफुल निखिल। और आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा इजेक्शंस में स्पाइन में कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, नेक में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, पायलट बेहोश पूरी तरह से इनकैपेसिटेट हो सकते हैं। इसलिए जब वो बाहर हैं वो पूरा ऑटोमेटिक ठक 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 वो पैराशूट एक ऑल्टीट्यूड में वो डिप्लॉय हो जाता है। तो वो है इजेक्शन का मैकेनिज्म निखिल। और निशांत के इजेक्शन का मैकेनिज्म के बारे में इसलिए बहुत सवाल हैं कि वो कौन से ऑल्टीट्यूड पे इजेक्ट किए थे। क्या वो इतना लो ऑल्टीट्यूड में था कि वो पैराशूट डिप्लॉय नहीं हुआ था? क्या डिप्लॉय हुआ था लेकिन वो बेहोश थे? क्या वो जब वो समुद्र में गए थे तो वो बेहोश थे और इसलिए वो तैर नहीं कर पाए और खुद को रेस्क्यू नहीं कर पाए? तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन इजेक्शन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अब सोचिए, जितने देर शिव बता रहे थे आपको ये सारी चीज़ें, ये 1 सेकेंड से भी कम में पूरा इजेक्शन सीक्वेंस पैराशूट डिप्लॉय होते तक के 1 सेकेंड से भी कम में हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए शिव, ज़रूर ये पायलट्स काफ़ी एक्सपर्ट फ्लाइंग में तो होते ही हैं, इनको सी को हैंडल करने की भी खूब ट्रेनिंग मिलती होगी मेरे ख्याल। नेवी में बिल्कुल होती है सी ट्रेनिंग, और मिलिट्री में जनरली तो स्विमिंग ट्रेनिंग तो होता ही है, लेकिन नेवी में बिल्कुल सी सर्वाइवल ट्रेनिंग होता है। जैसे मैंने बताया कि नेवल एविएटर्स का फ्लाइट सूट में एक मे वेस्ट होता है जिसमें एक फ्लोटेशन डिवाइस है, तो वो वैसे भी वो तैर सकते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड स्विमर्स, बट वो फ्लोटेशन डिवाइस के इस्तेमाल से वो दे कैन स्टे अफ्लोट फॉर, मैंने सुना है कि पीपल एट सी दे कैन स्टे अफ्लोट फॉर डेज टुगेदर। और एक इमरजेंसी किट भी होता है, अगर उनके फ्लाइट सूट में इमरजेंसी किट, कुछ रैशंस जो हाई एनर्जी रैशंस जो हैं, जो वो खा के वो सर्वाइव कर सकते हैं ओशन।
चलिए अब शिव हम चलते हैं, एक थोड़ा बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले नवंबर से लेके अब तक, ये दिसंबर का महीना 2020 का, हमने 3 मिग 29 केस के क्रैश देखे हैं। तीनों नेवी के थे, तीनों आईएनएस हंसा पे बेस्ड स्क्वाड्रंस के थे। और क्या की रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने, जिन्होंने समय समय पर पे मिग 29 केस की जो हमारे पास फ्लीट है उसमें अलग अलग इश्यूज फ्लैग किए हैं। उसमें से इंजन के इश्यूज हैं, और एक रिपोर्ट में लिखा था कि 62% आपके जो इंजन्स हैं उनको आपको टाइम पे विड्रॉ करना पड़ा। एडमिरल सुनील लांबा ये कह के रिटायर हुए थे कि हमने इंजन इश्यूज को तो रेक्टिफाई कर लिया है। क्या और कोई इश्यूज हमारी फ्लीट में हैं जिनकी वजह से हम एक साल में 3 क्रैश देख रहे हैं? इस स्क्वाड्रन के सीईओ भी इसी साल की शुरुआत में मेरे ख्याल उनको इजेक्ट करना पड़ा था। जी। तो अब क्या 29 केस के साथ में किसी तरह का कोई इशू है? क्योंकि हम सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत के लिए भी इस फ्लीट को। निखिल, पहले तो मिग 29 जो है, जो बेसलाइन एयरक्राफ्ट है, वो इंडियन एयरफोर्स के पास भी है और एक बिल्कुल ठीक ठाक जहाज़ है। हाँ, हम कमेंट तो और डिबेट कर सकते हैं कि रशियन माल कैसा है और वेस्टर्न माल कैसा है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मिग 29 एक अच्छा ठीक ठाक जहाज़ है। मिग 29 के जो है, जो नेवलाइज्ड वर्जन है एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए, इंडियन नेवी पहला कस्टमर था इस जहाज़ का। इंडियन नेवी ने बेसिकली उस डेवलपमेंट का फंडिंग किया था, क्योंकि वो कभी हो नहीं रहा था रशिया में और इंडियन नेवी को चाहिए था। और जब वो एडमिरल गोर्शकॉफ एयरक्राफ्ट कैरियर, जो अभी आईएनएस विक्रमादित्य है, उसका परचेज कर रहे थे, तो उनको उसके साथ एक एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली चाहिए था। तो ऑप्शंस थे मिग 29 के या सू-33, लेकिन मिग 29 के का चॉइस लिया गया था, क्योंकि शायद एक डिसीजन लिया गया था कि कॉमनैलिटी है एयरफोर्स के साथ, पायलट्स भी हैं जो ये टाइप उड़ाते हैं, फेमिलियर हैं, फेमिलियराइजेशन, कॉमनैलिटी ऑफ पार्ट्स, ये वो इकोनॉमी ऑफ स्केल लेके ये इस विमान को चुना गया था। लेकिन ये एक डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट था। बहुत सारे जो कंपोनेंट, सब सिस्टम्स, लैंडिंग गियर, जो स्ट्रेंथन्ड लैंडिंग गियर जो होता है जहाज़ पे लैंडिंग करने के, क्योंकि जैसे आपको पता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग। वो बहुत फोर्स और सिंक रेट पर क्रैश लैंड होते हैं। तो लैंडिंग गियर, फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स टू फ्लाई एट सी, ये सब फ्रेशली डेवलप हुआ था। तो ये जो जहाज़ जो इंडक्ट हुआ था, वो प्रैक्टिकली एक डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट था, और इंडियन नेवी जो कस्टमर था वो प्रैक्टिकली ये टेस्ट पायलट्स थे, वो टेस्ट कर रहे थे एक नया प्रोडक्ट। तो काफ़ी टीथिंग ट्रबल्स थे इंजन के, जैसे आपने बताया, इंजन्स के साथ प्रॉब्लम्स थे, और कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। फ्लाई बाय वायर, एग्जैक्टली, फ्लाई बाय वायर में अर्ली ऑन कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरा इंफॉर्मेशन अभी ये है निखिल कि जो प्रॉब्लम्स थे पहले, वो मोस्टली सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये बिल्कुल बुरा लगता है जब आप ये नंबर्स देखते हो कि चार एक्सीडेंट्स हुए हैं कुछ साल में, ऑलमोस्ट एक साल में, एंड वो काफ़ी गंभीर लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि, और मैंने कुछ मिग 29 पायलट से भी बात किया है, उनका कहना है कि अगर आप सर्विसेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट का भी एक प्रॉब्लम था, लेकिन उनका कहना है कि मलाबार एक्सरसाइज में, जो इस दुर्घटना के पहले जो एक्सरसाइज जो हुआ था, उसमें सारे मिग 29 बिल्कुल सर्विसेबल थे, अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी हाई था, और कोई कंप्लेंट्स नहीं थे। जो मेंटेनेंस हो रहा था जहाज़ पे, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो एक छोटा जगह है, वो भी सेटिस्फैक्टरीली चल रहा था। तो मिग 29 के साथ प्रॉब्लम्स थे। मैं वेरी ब्रीफली मैं बोलूँगा कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ज़्यादातर वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। लेकिन जो आपने बोला कि क्योंकि ये फ्लीट विक्रांत पे भी जाएगा, वो तो होगा ही, क्योंकि विक्रांत आएगा 1-2 साल में। अभी बेसिन और आप दूसरे जेट्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हो? आप दूसरे जेट्स के बारे में बिल्कुल सोच रहे हो अब, क्योंकि आपको वो या सुपर हॉर्नेट या रफाल का जो परचेस है, इंडियन नेवी चीफ ने बोल भी दिया है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तो होगा ही, क्योंकि एक सटल, ये ऑलमोस्ट एक सटल सिग्नल है कि हमको और मिग 29 के नहीं चाहिए। वो है सब टेक्स्ट कि हमारे पास जो आई थिंक 45 हमने खरीदा था, 4 गए हैं अब, और इसके बाद हमको और नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर आप थॉट प्रोसेस को कंसिडर करोगे निखिल, आपके पास ऑलरेडी 40 मिग 29K हैं, आपके पायलट्स ऑलरेडी ट्रेंड हैं उस जहाज पर, तो लॉजिक से उसी जहाज को यूज करो नए एयरक्राफ्ट कैरियर में। लेकिन नेवी ने स्पेसिफिकली बोला है कि हमको कुछ और चाहिए, हम ये नया टेक्नोलॉजी जेट हमको चाहिए। शिव, एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम सेना मुख्यालय के पुनर्गठन पे आपसे बात करना चाहेंगे। अभी आपने बताया कि हो सकता है कि हम दोबारा 29Ks के लिए ना जाएं, क्योंकि हमारा अनुभव उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या जब आप एक दूसरा फाइटर लोगे अपने दूसरे कैरियर के लिए, तो क्या फिर ये वैसा नहीं हो जाएगा जो आर्मी के साथ राइफल्स में हो रहा है कि आप ढेर सारी राइफल्स ले रहे हो, आप बहुत सारे कैलिबर में जा रहे हो, तो क्या आपको फिर वो वाली समस्या नहीं नजर आती है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स एक ही सर्विस में, और नेवी का जो नेवल एयर आर्म है उसमें जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं उनकी संख्या कम है, वो वैसे ही एक छोटी टीम है, आप उसके अंदर आप दो जेट्स लेके आओगे, तो क्या उससे कोई ऑपरेशनल इश्यूज नहीं होंगे? निखिल, जब आप एविएशन एक्सपर्ट से बात करोगे इंडिया के बाहर, उनका ऑलवेज एक फैसिनेशन है इंडियन मिलिट्री के साथ कि जब हम आपके देश में आते हैं तो आपके पास सब कुछ है, सारा जहाज जो है जो बनता है दुनिया में आपके पास कुछ है। आपके एयरफोर्स में मिराज है, सू-30 है, मिग 29 है, जैगुआर है, मिग 21 है, तेजस आ रहा है, आपने रफाल भी ले लिया है, उसके बाद शायद कुछ और ले लोगे क्योंकि अमेरिकन प्रेशर भी है। अब नेवी के पास मिग 29 है, अब आप बोल रहे हो कि कुछ और ले लोगे। ये एक ऑलमोस्ट एक रोग है निखिल, इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट और प्लानिंग में। ये एक बहुत ही प्लानिंग का एक रोग है ये, कि आप फॉरवर्ड प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते हो। अभी तक आपने फ्रीज नहीं किया है कि आपका एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी आपने इंडियन नेवी चीफ ने बोला है कि हमको वो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल चाहिए ही, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा आ रहा है, उसका पहले तो इस्तेमाल प्लानिंग करके करो ठीक से, उसके बाद आप 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन फॉरवर्ड प्लानिंग एक चीज़ बिल्कुल होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन नेवी चीफ को पता नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर रिक्वायरमेंट के बारे में, वो बिल्कुल पता है, वो एविएटर भी हैं और बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। लेकिन ये जो इंडियन प्रोक्योरमेंट का जो तमाशा चलता है ईयर आफ्टर ईयर, कि एक जहाज है ऑलरेडी, आपने बहुत पैसा डाला उसमें, आपने गोर्शकोव लिया, गोर्शकोव ऑलमोस्ट कस्टमाइज्ड है मिग 29K के लिए, उसमें और कोई जहाज नहीं चल सकता है। LCA नेवी चल सकता है, लेकिन रफाल या सुपर हॉर्नेट बिल्कुल नहीं। मैं ये पूछना चाहता था कि अगर आप इस तरह करते हो कि आप एक बड़ा टेंडर निकाल के कहते हो कि ठीक है मैं 2 कैरियर्स के लिए फ्लीट लेता हूं, तो क्या हमारे पास वो रूम है गोर्शकोव में INS विक्रमादित्य पे कि हम वहां पे कोई दूसरा फाइटर उड़ा सकें, और आर वी स्टक विद मिग 29Ks फॉर गुड और बैड? वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों जो कंटेंडर्स हैं फ्यूचर एक्विजिशन के लिए, जो बोइंग और डैसो हैं, ये 2 नेवल फाइटर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, सुपर हॉर्नेट और रफाल। दोनों बोलते हैं कि उनके जहाज जो है वो कंपैटिबल हैं विक्रमादित्य। हम वो स्की जंप से उड़ा के दिखा रहे हैं, वो वीडियो डाल रहे हैं। स्की जंप से इस्तेमाल करेंगे। सुपर हॉर्नेट का अभी 2-3 महीने पहले उनका स्की जंप का ट्रायल हुआ था। उनका कहना है कि वो जो लिफ्ट में जो डायमेंशंस है, हैंगर में डायमेंशंस है, वो ठीक है, वो विंग फोल्डिंग ठीक है, लेकिन अगर वो डायमेंशंस आप एक्चुअली देखोगे तो वो काफ़ी बहुत कम जगह होगा ऐसे करने के लिए। सुपर हॉर्नेट भी एक बहुत बड़ा जहाज है, रफाल भी बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि विक्रमादित्य का जो कस्टमाइजेशन हुआ था इंडियन नेवी के लिए, उन्होंने ऐसे किया था कि भैया सिर्फ मिग 29 चलेगा, इसमें और कुछ नहीं चलेगा। उससे छोटा एयरक्राफ्ट शायद चल सकता है LCA नेवी जैसा, लेकिन उसमें भी उससे बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से चलेगा। आपको और भी पैसे डाल के कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको आप पे प्रेशर होगा। तो इसलिए आई डोंट थिंक विक्रमादित्य पे और कुछ विमान चल सकता है। सिर्फ फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर, जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो आई थिंक टेंटेटिवली INS विशाल उसको बोलते हैं, उसमें वो जो एक फ्लैट टॉप कैरियर होगा, उसमें शायद कैटअपल्ट लॉन्च होगा। उसमें इंडियन नेवी का कहना है कि
सुपर हॉर्नेट या रफाल के इन दोनों में एक चॉइस। लेकिन विक्रांत पे आप 29 केस ले रहे हो। मिग 29 के ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक स्क्वाड्रन, दो स्क्वाड्रन है मिग 29 के एक अभी एक रिजर्व स्क्वाड्रन है और एक विक्रमादित्य पे चलता है, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। चलिए, अभी कुछ दिन में पता चलने ही वाला है। हार्बर ट्रायल्स और सी ट्रायल्स आपके मेरे ख्याल 1-1.5 साल में पूरे हो जाएंगे विक्रांत के। तो इस खबर को हम कंक्लूड करते हैं मंगल कामना के साथ कि कमांडर निशांत सिंह को लेकर के अगर कोई अच्छी खबर आनी है तो वो ज़रूर आए। हमारी प्रार्थना उनके परिवार के साथ हैं। शिव, अब अगली खबर पे चलते हैं। सेना मुख्यालय में फिर से एक पुनर्गठन की बात हुई है। अभी कुछ दिन पहले सीडीएस का पद आया था। अब 2 दिसंबर को मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि एक डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी हो, जिनके पास डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन उनके अंडर आएंगे, डीजीएमआई उनके अंडर आएंगे, और इन्हें कहा गया है कि ये वाइस चीफ के लिए एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर होंगे, वन मोर एडवाइजर टू द इंडियन आर्मी। कैसे देखते हैं आप इस नए पद को और क्यों जरूरत महसूस की गई थी इसकी? निखिल, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, उसके बाद कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और जो डिसीजन मेकिंग में जो बॉटलनेक्स थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे। जब एक पोस्टमार्टम हुआ था, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पोस्टमार्टम जब हुआ था, एक वॉइड आइडेंटिफाई हुआ था कि वाइस चीफ के एडवाइजरी के रोल में कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थे और जो कोहिजिव डिसीजन मेकिंग, यूनिफाइड जो डिसीजन मेकिंग था वो एब्सेंट था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में। वो क्या चीज़ें हैं वो सारे क्लासिफाइड है, तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर एक नया पोस्ट बन गया है, इसका मतलब है कि जो लैक्यूना या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर चुके थे वो काफ़ी गंभीर। क्योंकि कहा जा रहा था कि सेना के जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं वो साथ में काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये डेप्यूटी चीफ फॉर स्ट्रैटेजी का सेना में ऑलरेडी डेप्यूटी चीफ के 2-3 पोस्ट ऑलरेडी हैं। 2 हैं, ये तीसरे हैं। 2 है, ये तीसरा डेप्यूटी चीफ का पोस्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट है, अपॉइंटमेंट है ये, और इनके डेप्यूटी चीफ स्ट्रैटेजी को रिपोर्ट करेंगे अब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स भी हैं, और एक और जो है वो सारे इस डेप्यूटी चीफ स्ट्रैटेजी को रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल इश्यूज को लेकर एक कंबाइंड वर्टिकल कार्व आउट किया है इंडियन आर्मी के लिए, जो वाइस चीफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांग रहे निखिल, देखो सेना एक रेजिमेंटेड सिस्टम है, उनको पता है कि डिसीजन मेकिंग और चेन ऑफ कमांड कैसे चलाना है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैं रखवाले पे हमेशा बोलता हूँ, देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सेना में इनर्शिया भी बहुत है। क्या ये साबित हो सकता है कि ये एडिशनल जो अपॉइंटमेंट आपने बनाया है, पैसे लगाकर, इसमें भी पैसे लगते हैं ना, एक नया अपॉइंटमेंट है, पैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है, अगर ये एक अच्छा गेम चेंजिंग सॉल्यूशन है कुछ गंभीर इश्यूज के लिए, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं एक वेट एंड वॉच बताता हूँ इस चीज़ों में, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप एक नया सेना हो, आप यू आर एन ओल्ड आर्मी, यू हैव बीन अराउंड फॉर मेनी ईयर्स। क्या ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए? आपने यू हैव फॉट वॉर्स, आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, अब ये क्यों कर रहे हो एक पीसमील, एक एडिशनल ये वो दूसरा जो है निखिल, दूसरा जो अपॉइंटमेंट है वो और भी दिलचस्प है। मैं वहीं आ रहा हूं कि हमारी बड़ी पुरानी शिकायत रही है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये दो मतलब कमजोर नस है सेना की और पूरे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। हाँ। तो अब नया पद बनाया है डीजी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और उनके अंडर एक और रहेंगे डीजी रहेंगे स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के। तो एडीजी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के। इन 2 पदों में आपकी दिलचस्पी है, कैसे रहेंगे ये? मैंने हमेशा बोला है कि इंडियन मिलिट्री में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत एक एडहॉक और पीसमील सिस्टम रहा है बहुत सालों से। उनके पास एक पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स में
वो एम्पावर्ड नहीं है कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने के लिए। कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सेल्स हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, लेकिन वो कोहिजिव नहीं है, वो साथ में नहीं काम करते हैं। और जैसे ये लद्दाख स्टैंड ऑफ, लद्दाख इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख में, उसने बिल्कुल प्रूव और साबित कर चुका है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का क्या ताकत हो सकता है ग्लोबल ओपिनियन में, कॉन्फिडेंस में, मोराल में, क्या 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 कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले हम बात कर रहे थे चाइना के बारे में, वो जो माइक्रोवेव वेपन्स, ये वो पता नहीं क्या क्या ड्रोन से खाने की डिलीवरी हो रही है, वो भी उन्होंने उसको ये सारा जो है ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और चाइना को बिल्कुल पता है कि युद्ध जो है, फ्यूचर के युद्ध जो है, वो हथियारों से शायद नहीं जीत जाएंगे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यू नो, विनिंग अ वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट, वही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इसलिए शायद कुछ रियलाइजेशन डॉन हो गया है इंडियन सिस्टम में कि ये भी एक सिस्टम होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये जो नए पद हैं वो किस तरह के नतीजे सेना के लिए लेके आते हैं, और जब वो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि इनके पीछे जो जितनी भी सोच थी वो कहाँ तक के पहुंची है। एक छोटी जानकारी है इस बात की, लगभग पूरी ही संभावना है कि लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह होंगे डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी फिलहाल वो डीजीएमओ हैं और डीजीएमओ को इनके अंडर ही आना है और इनका प्रमोशन वैसे भी ड्यू था। तो इस अपडेट के साथ आज का रखवाले हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जो हर हफ्ते इंतजार करते हैं रखवाले की किस्तों का। थैंक यू।